धर्मनाथ जी, प्लीज। अध्यक्ष जी, ये जो आपने परिशिष्ट लगाया है जी इसको आपने देखा तो होगा ना जी। 5 वर्ष में इन स्थानों पर कितना खर्चा आपने किया? तो आपका 17-18 में थोड़ा बहुत है, 18-19 में है, 19-20 ब्लैंक, 20-21 ब्लैंक, 21-22 ब्लैंक, ये 5 स्थानों की। इसको देखने के बाद आपको कुछ एहसास हुआ क्या डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में? माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें अब हम गति ला रहे हैं। मैं 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था, इसलिए मुख्यमंत्री जी का चार्ज में था, 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था। अब वापस आया हूँ तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा, सदस्य प्लीज। प्लीज बेटा आप बैठे। सदस्य अंकित नहीं होगा। प्रश्न संख्या 271। नीचे बैठे आप अंकित नहीं होगा। रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी हाँ, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत कुल 19,200 पद स्वीकृत किए गए। उक्त भर्ती के अंतर्गत भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। खंड 2 वर्ष 2020 में विभाग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में उक्त भर्ती की प्रतीक्षा सूची के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, जिस पर कार्मिक विधि विभाग से मार्गदर्शन लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय क्या ये सही है कि एलडीसी भर्ती 2013 में 19,275 पद स्वीकृत किए गए थे? और क्या मंत्री महोदय ये भी सही है कि अभी भी इन पदों में से 10,029 पदों की भर्ती बाकी है? और क्या ये भी सही है कि 5 मार्च 2019 को भर्ती कैलेंडर के अंदर भी इन पदों को भर्ती करने की सूचना दी गई थी? और क्या ये भी सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 24 जून 2021 को 4,000 पद और फिर उसके बाद में सेकंड फेज में इन तमाम पदों को भर्ती करने की बात की गई थी? और आपने जवाब में कहा है कि वर्ष 2020 में विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कौन सा सही है? 2013 का मान्यवर आप कहाँ लिखे? 2013 के बारे में बोला उन्होंने। प्लीज अंडरस्टैंड इट। आपका प्रश्न 2013 के अध्यक्ष महोदय अभी भी 2013 की प्रक्रिया के संबंध में लिखा है। आप आगे जा रहे हैं गाड़ी। मेरा निवेदन है कि 10,029 पद अभी भी मैं खाली बता है। दूं, हमारी मंशा है और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है 4,000 कार्मिकों की प्रथम चरण में 10,029 में से जो भर्ती 4,000 की प्रथम चरण में भर्ती की जाएगी और डीयूपीओ के माध्यम से कैबिनेट में लिया जाएगा। जो भी शिथिलता की छूट ली जानी है भर्ती हम करेंगे। अगला प्रश्न जोगेश्वर गर्ग। अगला प्रश्न सिद्धकांति प्रसाद। प्रश्न संख्या 273। माननीय अध्यक्ष महोदय जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में 5,000 से अधिक की आबादी के 13 गांव क्रमशः मजोड़, झाकड़ी, अगारी, नागलवाली, लालपुरा, बहारीसर, नांगलहेड़ी, टोडा, नाथूसर, सिलीबावड़ी एवं भीकमपुरा में केवल एक ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 के पश्चात नवीन आंगनवाड़ी खोलने संबंधी कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वर्तमान में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने के संबंध में निरंतर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र दिनांक 31/12/2020, 24/2/2021, 27/8/2021 को लिखे गए हैं, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है। खंड 2। माननीय मंत्री जी प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज बी सीटेड। भारत सरकार द्वारा आबादी से संबंधित निर्धारित मापदंडों से कम आबादी वाले व छोटी ढाणियों में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोले जा सकते। ऐसी ढाणियों के लाभार्थियों को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से लाभान्वित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, 3 पत्र आपने भारत सरकार को लिखे हैं, क्या उनकी कॉपी उपलब्ध हो जाएगी क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कॉपी लेकर ही आई हूँ। मैं सदस्यों को अभी दे दूंगी। हमने जो जो भी पत्र उनको लिखे हैं वो। धन्यवाद। अगला प्रश्न सुरेश टांक। 274। लाई हूँ ना, इसमें क्या है? हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के पुराने रेलवे स्टेशन पर रुपए 3 करोड़ की लागत से सर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। माननीय सदस्य आपने प्रश्न पूछ लेते हैं, उत्तर मान लिया आपको। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, पूर्व में विभाग द्वारा 3 करोड़ का तखमीना दिया गया था, अचानक 21.93 करोड़ क्यों हो गया? इसके पीछे क्या कारण है? एक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अंडरपास है ये रेलवे की सीमा में आता है और रेलवे हम यहाँ से तकनीमा भेजते हैं, वो रेलवे को भेजते हैं। रेलवे ने वो रिजेक्ट कर दिया। रेलवे ने हमें ये तकनीमा लेटर है मेरे पास उसका रेलवे का जो प्राप्त हुआ है मुझे 20/2 को ये प्राप्त हुआ है। खंड में मैंने जवाब में आपके में दिया है 2022 को। तो उन्होंने ये तकनीमा भेजा है कि भाई ये इसकी लागत तकरीबन ये आएगी आपकी 24 करोड़ के आसपास। तो अब वो हम वित्तीय संसाधन जो उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग इसको प्रस्ताव बनाकर भेजकर वित्तीय फाइनेंस मिल जाएगी तो करा देंगे सर। माननीय मंत्री महोदय, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि 2 वर्ष बजट घोषणा को 2 वर्ष हो गए, उसके बाद अब तकमीना आना और अब तकमीने के बाद स्थिति ये है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पे ये होगा। ये शहर की बड़ी समस्या है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी स्वीकृति जारी कराएं तत्काल ताकि मेरे शहर को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा ना ये पहले तो ये प्रस्ताव था कि रेलवे के जो अंडरपास बनेगा रेलवे सीमा से बाहर बनेगा, परंतु रेलवे ने उसकी परमिशन नहीं दी। अब वो चाहते हैं कि रेलवे की परमिशन के आधार पर बनेगा। तो मैंने कहा राज्य सरकार को हम लोग प्रस्ताव भेज देंगे और फाइनेंस को वहां से स्वीकृति आ गई तो शीघ्र करा दीजिए। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 275। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें आप। माननीय मंत्री जी पढ़ा हुआ मानक प्रश्न आप प्रश्न पूछिए। उत्तर आप कुछ प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने बताया कि 2019 और 2022 तक 850 मोबाइल बरामद किए, उनमें से 342 मोबाइल और 335 बंदियों से कब्जे में किए गए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इसमें ऐसी स्थिति में कोई ठोस कार्रवाई की है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जितने भी मोबाइल प्राप्त हुए हैं सब में जितने भी बंदियों के पास मिले हैं सब में एफआईआर दर्ज हुई है। एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो। कुछ ऐसे जरूर हैं कि जिनका पता नहीं चलता है, राह चलते या साइड से या ऊंचे मकान से जो डाल देते हैं, उन्हीं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी जितने भी बंदी हैं जिनसे मोबाइल मिले हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगला प्रश्न श्री कालूराम। अगला प्रश्न श्री कन्हैयालाल। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रश्न पूछ ले। माननीय सदस्य मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में मालपुरा उपखंड में तकनीकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जब्बर सिंह सांकला 5 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन धोडा की ग्राम पंचायत फला मादा के राजस्व गांव में उचित मूल्य की दुकान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अर्जुन लाल जिनगर 9 सदस्य की ओर से RSRDC द्वारा टोल रोड मावली फतेहनगर भोपाल सागर कपासन चित्तौड़गढ़ तक की सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी टोल वसूल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलबीर सिंह डोत्रा 99 सदस्य की ओर से भाजपा युवा मोर्चा श्री गंगानगर के जिला अध्यक्ष ईसवजीत सिंह दानेवालिया के द्वारा 6 सूत्री मांगों पर आमरण अनशन के दौरान उनकी अचानक तबियत खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा 96 सदस्य की ओर से उदयपुर शहर में आवारा कुत्तों द्वारा प्रतिदिन अनेक लोगों को काटे जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरेंद्र निमामा 196 सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले की गनोड़ा पंचायत को पंचायत समिति घोषित किए जाने के संबंध में श्री नारायण बेनीवाल 192 सदस्य की ओर से नागौर जिले के घोगेलावा औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्शन के जरिए आवंटित 38 भूखंडों का आवंटन बिना सूचना के रद्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्रीमती इंदिरा देवी 18 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांवों में दिनांक 8/3/22 को ओलावृष्टि के फसलों को हुए भारी नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाए जाने के संबंध में श्री अमृतलाल मीणा 8 सदस्य की ओर से जयसमंद वृहद सिंचाई परियोजना की बांध नहर प्रणाली में माइनर व सब माइनर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की स्वीकृति जोराराम कमाओ 64 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के गांव सिंदरू में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाए जाने के संबंध में श्री जगन सिंह 55 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में श्री राजकुमार रोध 135 सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग युवती के जनवरी 2022 में लापता होने से संबंध में पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाने के संबंध में टोंक जिले में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत स्वीकृत नवीन मेडिकल कॉलेज एवं 200 बेड हॉस्पिटल भवन निर्माण हेतु सरकारी जमीन NH-12 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूसुफपुरा चरई टोंक में आवंटित करवाए जाने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा जहाजपुर 48 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में एक प्रधान को 5 पंचायतों का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने से विकास कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अविनाश 11 सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के मार्ग में ग्राम जसनगर मेड़ता एवं लीलाम्बा रायपुर के टोल नाकों द्वारा सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बिहारी लाल 104 सदस्य की ओर से विधानसभा नोखा के दर्जनों गांवों में 9/3/22 को हुई बेमौसम की बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के संबंध में श्री गिरधारी लाल 39 सदस्य की ओर से बीकानेर में आवासीय कॉलोनियों में सीवरेज सड़क व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के संबंध में उप कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में जलदाय विभाग की योजना का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह आख्या 53 सदस्य की ओर से भरतपुर में एकमात्र राष्ट्रीय पक्षी वन अभ्यारण्य में पूर्व की अपेक्षा पक्षियों के आवागमन में कमी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ फिर भी माननीय सदस्य प्रताप सिंह 92 श्री चंद्रभान सिंह आख्या 53 को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना है श्री छगन सिंह 55 सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत आहोर को नगर पालिका घोषित किए जाने के संबंध में श्री पुष्पेंद्र सिंह बाली की नगर पालिका सादड़ी व नाडोल में उप तहसील खोलने के संबंध में श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में सीवरेज व नालियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ओम प्रकाश उल्ला 21 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ में PSC खोलने व लोटवाड़ा व पावटा PSC को CSC में क्रमबद्ध किए जाने के संबंध में श्री JP चंदेलिया 61 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत लांबा के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमबद्ध किए जाने के संबंध में श्री गिरधारी लाल 39 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ क्षेत्र में खराब ट्यूबवेलों को दुरुस्त करने एवं नए ट्यूबवेल स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री बिहारी लाल 104 सदस्य की ओर से नौका विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को डामर सड़क से जोड़े जाने के संबंध में श्री बाबूलाल कठुमर 101 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कठुमर की पंचायत समिति गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत ईटेडा व मूलिया को परिसीमन लागू कर पंचायत समिति कठुमर से जोड़ने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद 49 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के किसानों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्री पद्माराम 82 सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व जांच में कार्यरत मिशन वीक मैन कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों में शामिल नहीं किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल लाल मीणा 45 सदस्य की ओर से गृह विभाग के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के कार्मिकों को नियमानुसार पदोन्नति नहीं किए जाने के संबंध में श्री सुरेश टाक 188 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH विंग के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को द्वारा गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री प्रताप सिंह। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मेरे विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में 2018 से पिछली सरकार के समय और वर्तमान सरकार के समय माननीय सदस्य मैं फिर निवेदन करूंगा हर मिनिस्टर के चेंबर हैं हुए हैं माननीय सदस्य प्लीज गो टू चेंबर आज तक नहीं लगे हैं उसको मैंने इस बाबत PhD के चीफ इंजीनियर SES श्री PhD के SES श्री सुधांशु जी पंत और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया है पर मुझे दुख है
कि 2018, 19 और 20 में जो हैंडपम्प स्वीकृत हुए थे आज तक नहीं लगे हैं। इसी प्रकार से 3 फरवरी 2022 को राज्य सरकार द्वारा हैंडपम्प सुधारने के आदेश जारी किए, पर मुझे दुख है कि आज तक छबड़ा और छिबड़ौद में किराए के वाहन लेकर रिपेयर कराने का कोई काम नहीं चल रहा है। फिर व्यवस्था गंभीर स्थिति बनी हुई है। वैसे भी हमारा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए मेरा सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी गाड़ियां लगवाकर हैंडपम्प रिपेयर का अभियान चलवाएं। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत 29 हैंडपम्प, 29 ट्यूबवेल और टंकी स्वीकृत हुई है। उसमें स्वीकृत हुए करीब 3 माह हो गए हैं, पर 3 माह के बाद वर्क ऑर्डर देने के बाद एक हैंडपम्प, एक ट्यूबवेल मंडोला में खोदा है और उसमें भी जो केसिंग और वो जो पाइप लगाए हैं वो भी जिस गुणवत्ता के सैंक्शन है उस गुणवत्ता के नहीं लगाए गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी ये भी निवेदन है कि इस मामले में पूरी जांच करवाएं और जो हैंडपम्प स्वीकृत हैं, जो ट्यूबवेल स्वीकृत हैं, जो टंकी स्वीकृत है उसको शीघ्र लगाएं। साथ ही छबड़ा छिबड़ौद में लासी परियोजना से सप्लाई हो रही है। जब टेंडर उसको ठेकेदार को दिया गया तो उसको पाबंद किया गया कि आप 36 आदमी यहाँ पर लगेंगे, फला जगह पर फला आदमी लगेगा, पर मुझे बताते हुए दुख है कि उस ठेकेदार ने मात्र 8 आदमी वहाँ पर लगा रखे हैं। अगर 8 आदमी से ज़्यादा लगाए हुए हैं तो उसने जो पीएफ दिया है, उसने जो सैलरी दी है वो कहीं ना कहीं मेंशन की होगी, आप उसको दिखवा सकते हैं। मैं समझता हूँ छबड़ा और छिबड़ौद 12 जिले का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है, उसमें इस तरह की पानी हो और मेरे सहित वहाँ के चेयरमैन को मुकदमा दर्ज करवाना पड़े पीएचईडी के खिलाफ, ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, माननीय धारीवाल साहब यहाँ पर विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले को आप व्यक्तिगत तौर पे देखें, क्योंकि दूसरे नंबर पर आप हो, तो आप थोड़ी मेहरबानी करेंगे। हाड़ौती से आते हो, छबड़ा भी हाड़ौती में, इसलिए चिंता करके वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था दोनों पंचायत समितियों के गांवों में ठीक करवाने की व्यवस्था करवाएंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान सिंह आज्ञा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे स्थगन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भरतपुर स्थित केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान पहली आर्किड प्रवासी जल पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है तथा यह प्रवासी एवं गैर प्रवासी स्थानीय प्रजनन पक्षियों के विशाल संख्या में जमावड़े के लिए जाना जाता है। उक्त अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और साइबेरियन जलीय पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन क्षेत्रों में से एक है। उद्यान में दुर्लभ साइबेरियन क्रेन पक्षियों के कुछ 375 प्रजातियों के प्रलेख किया गया है। इस पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी में 10 बिना देखे बोलो ना, आप देख के बोल रहे हो। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर गए कि नहीं? गए। हाँ बोलो बेटा। उनमें सबसे पहले वहाँ काफ़ी पक्षी आते हैं, काफ़ी देश विदेशों से पक्षी आते हैं। उन पक्षियों को वहाँ टिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है। पानी के लिए माननीय मंत्री महोदय ने पहले घोषणा भी करी थी 550 करोड़ की, वो पानी भी अभी तक विधिवत नहीं पहुँचा है। उसके लिए टेम्परेरी जो आगे के डैम है, उन डैम के माध्यम से अगर वहाँ पानी पहुँचा दिया जाता है तो जो पक्षी आ रहे हैं वो पक्षी स्थापित रहें, अच्छी व्यवस्थित वो पक्षी वहाँ रह सकते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को उन पक्षियों की अच्छी व्यवस्था देखकर उस वहाँ कैसे अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं उसको करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। 295 छगन सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और में करीब 30,000 की आबादी है, फिर भी उसे नगर पालिका नहीं बनाया जा रहा है। मेरे एक प्रश्न के जवाब में नगर पालिका के सभी मापदंड पूरे हैं, उसके उपरांत अभी तक और ग्राम पंचायत को नगर पालिका की घोषणा नहीं की। इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद इस गांव में ग्राम पंचायत की वजह से विकास की गति धीमी है। ग्राम पंचायत में विकास का फंड कम मात्रा में आता है, जिससे और ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है। कस्बे की सबसे मुख्य समस्या पानी की निकासी की नहीं होने से गांव में गंदगी रहती है। कस्बे की
कई मुख्य सड़कें सीवरेज लाइन की आवश्यकता मांगती है, लेकिन बजट अल्प होने की वजह से संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार और के मुख्य तालाब जो गंदगी से भरा है, पूर्व में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण याचिका एवं प्रश्न द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने विधानसभा में बार बार तालाब सौंदर्यीकरण के लिए मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक इस पर तालाब को लेकर पंचायत समिति विकास अधिकारी को भी इस विषय को लेकर बार बार अवगत कराया, लेकिन 3 वर्षों में करीब 5 विकास अधिकारियों का तबादला होने की वजह से इस तालाब को अनदेखा किया जाता है। माननीय और कस्बे की मुख्य समस्या पानी निकासी को लेकर है। पुनः ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक बुलाए एवं तालाब में जो वर्षा का पानी आने का रास्ता है उस पर भी अतिक्रमण है, उसे हटाकर ग्राम पंचायत के ऐतिहासिक धरोहर को बचाए और ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित करवाकर कस्बे में आने वाली समस्या में से निजात मिल सकती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत रायतल ऐतिहासिक तालाब भीम तालाब है, उसको भी आदर्श तालाब के साथ उसके चारों तरफ पिचिंग कार्य, फुटपाथ के कार्य की स्वीकृति दिलाए, जिससे इस ऐतिहासिक तालाब को भी नया स्वरूप मिल सके। ग्राम पंचायत हरजी में भी पानी निकासी के घेवली में बड़ा नाला बनाकर करावे, जिससे गांव की मुख्य सड़क पर गंदगी खत्म हो सके। धन्यवाद। श्री पुष्पेंद्र सिंह। सभापति महोदय धन्यवाद। प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बाली में तहसील देशुरी में पंचायत समिति देशुरी में 27 पंचायत और 78 राजस्व गांव इसके अंतर्गत आते हैं। मेरे सरकार से अनुरोध है कि तहसील देशुरी इतना बड़ा भूभाग होने के बाद भी एक भी उप तहसील नहीं है, अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नगरपालिका सादरी व नाडोल में उप तहसील खोलने व आम किसान और जनता को उसका लाभ मिले और इससे सरकार का राजस्व में भी वृद्धि होगी। अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड 65, 66, 67, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 103 की 600 से अधिक कॉलोनियों में लाखों लोग वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। कहने को ये सब लोग राजधानी जयपुर में रहते हैं, परंतु आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यहाँ सीवरेज व नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण एक बरसात आते ही घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है एवं कई महीनों तक पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसी प्रकार वार्ड 68, 71, 74 व 83 के पृथ्वीराज नगर व आसपास के क्षेत्र में जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनियों में भी सीवरेज व नालियों का अभी तक निर्माण नहीं करवाया गया है, जबकि इस क्षेत्र की कॉलोनियों के लोगों ने नियमन व विकास शुल्क के नाम पर जेडीए में 1400 करोड़ रुपए जमा भी करवा दिए हैं और इस सरकार इस पैसे से तनख्वाह बांट रही है व ब्याज खा रही है। वार्ड 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 95, वार्ड 100, 101 व 102 में हाउसिंग बोर्ड व जेडीए ने लगभग 30 साल पूर्व सीवरेज लाइनें डाली गई थी, जो कि अब पूर्ण जर्जर हो चुकी है तथा आबादी भी पहले से 10 गुना बढ़ गई है, जिसमें सीवरेज जाम होने के कारण लोगों को घरों से गंदा पानी भरने की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत यूडीएच मंत्री जी से मांग करता हूं कि सांगानेर विधानसभा की इस ज्वलंत समस्या का अविलंब समाधान करवाकर आम जन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद सभापति। ओम प्रकाश हुडला। ओम प्रकाश हुडला। श्री जेपी चंदेलिया। महोदय, विधानसभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत लांबा के मुख्यालय लांबा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू में कार्यशील उप स्वास्थ्य केंद्र लांबा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करने के संबंध में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैंने गत वर्ष भी मेरी विधानसभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत मुख्यालय लांबा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू में जो उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया था और विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने यह मांग रखी थी। तत्पश्चात मैंने तत्कालीन चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय को अपने पत्र दिनांक 18/5/21 के द्वारा इस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू द्वारा भी उनके पत्र क्रमांक 99 दिनांक 25 जनवरी 2021 के द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को इस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की अभिशंसा की थी। मैंने स्वयं ने भी दिनांक 21 जनवरी 2021 को मुख्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस क्रमोन्नति की अभिशंसा की थी, परंतु गत वर्ष यह उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया। मैंने उस क्षेत्र के ग्राम दिलावरपुरा, नालवा, कुरैशी नगर, काजियों की ढाणी, गोविंदपुरा, जाखड़ा, बुडानिया, घूमनसर खुर्द, नारनौद, मालीगांव और बागपुरा आदि समस्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने की बात अंकित करते हुए तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को दिनांक 18/5/21 को लांबा उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की अभिशंसा भी की थी। तत्पश्चात मैंने अपने पत्र दिनांक 3 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 के द्वारा उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लांबा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नति की अभिशंसा करते हुए निवेदन किया था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त ग्रामों में समुचित चिकित्सा सुविधाओं उपलब्ध नहीं होने के कारण लांबा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जावे। मैं उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को के साथ आपके माध्यम से यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लांबा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में पीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। कृपया उपरोक्तानुसार क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी करवाया जावे। धन्यवाद। श्री गिरधारी लाल। सभापति महोदय, आपने 295 में बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनेक गांवों में पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र के गांव धन्नेरू, जालपचर, सातलेरा, बिरमसर, धर्मास में नई मोटर व अन्य उपकरण के अभाव में ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों के अभाव में होने के कारण 15 दिन तक ट्यूबवेलों की खराब मोटरें बदली नहीं जा रही है। सभापति महोदय, इसके अलावा राज्य सरकार से स्वीकृत नए ट्यूबवेलों का निर्माण भी अधिकतर गांवों में अभी तक नहीं किया गया है। जिन नए ट्यूबवेलों के निर्माण हो गए हैं उनमें से ज़्यादातर ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन व अन्य जरूरी सामान नहीं होने से चालू नहीं हो पाए हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार गाँव में स्वीकृत नए ट्यूबवेलों का निर्माण करवाने के बाद विद्युत कनेक्शन करवाकर एवं आवश्यक उपकरण डालकर ट्यूबवेल सुचारू करें। सभापति महोदय, इसके अलावा गांवों में खराब पड़ी ट्यूबवेलों के दुरुस्तीकरण हेतु श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र को नई मोटर, केबल, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं। साथ ही सरकार श्री डूंगरगढ़ शहर के अलावा धनेरू की ढाणियों, जाड़पसर, मोमासर, ठुकरियासर, धौलियासर, गुसाईसर, बिरमसर, मणकरासर, शेरुणा, इनपालसर, बास, गुसाईसर, सोनियासर, शिवदान सिंह, सोनियासर, गोदारान, दुसारना, पीपासरिया गाँव में नए ट्यूबवेल स्वीकृत करने का श्रम करें। धन्यवाद। श्री बिहारी लाल। माननीय सभापति जी, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना। मान्यवर जी, नोखा विधानसभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गांव हैं जो अभी भी आपस में डामर सड़क से जुड़ने से वंचित है और इन सड़कों की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो ना मिसिंग लिंक में शामिल हो सकती है ना कृषि मंडी में शामिल कर सकते हैं। इसलिए पांचू से सेंगाल दौरा, जेगड़ा से राशीसर, नाथूसर से धरनोक, माडिया से घट्टू, बंधाला से मुंजासर, रामनगर उदासर से रायकों की ढाणी उदासर, बक्सेऊ से मैनसर, हिमरसर बाईपास से मुकाम, पीपासर सड़क बाईपास वाया मालानी धर्मशाला, राशीसर से सूरपुरा, कूदसू से देसलसर वाया यहाँ देसर,
कुंभासर से पांचू, राशीसर से सोवा, अणखीसर से बेरासर, खारा से सेंगालधोरा, साईसर से नांदड़ा, पित्रासर से नखतबन्ना धाम, मुंदड़ से बक्सेव, साईसर से बूंगड़ी, कक्कू से बंदड़ा फांटा, रायसर से दासनू, गसुकदेसर से झाड़ेली, गसुकदेसर से थावरिया, जैसलसर से बाढ़ काकड़ा, रायसर से बू करम सोता, कट्टू से सोमलसर, रायसर से पिंपासर आदि सड़कों को स्वीकृत किया जाए ताकि क्षेत्र में आवागमन में सुविधा रहे। धन्यवाद। बाबूलाल, श्री बाबूलाल, श्री गोविंद प्रसाद, श्री गोविंद प्रसाद, श्री पद्माराम। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2011 में निःशुल्क दवा योजना और 12 में जांच योजनाओं की, जिसका जनता को समय पर लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत मिशन विंगमैन कर्मचारी लगाए गए। उस समय उनको मानदेय 8,000 रुपये देना चालू किया था, जो अब तक उसका मानदेय उतना ही चला आ रहा है। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को अधिक से अधिक जनता को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना के कार्यरत मिशन विंगमैन NRHM के तहत उनको शामिल कर लाभ दिलाने एवं अभी सरकार द्वारा नया एक्ट सिविल में शामिल करने की उपरोक्त मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जिसके परिवारों का भरण पोषण करवाने एवं उनके बच्चों की शिक्षा दिलाने हेतु एवं कर्मचारियों को उम्र भी जाने हो रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जब भी संविदा कर्मचारियों की घोषणा करे, उस कैडर बनावे, उसमें मशीन विंगमैन को शामिल करके उनको उचित लाभ दिलाने हेतु निवेदन करता हूं। गरीब जनता का सहायता करता। धन्यवाद। गोपाल लाल मीणा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत गृह विभाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा SC अवैधानिक निर्णय करते हुए पदोन्नति से वंचित करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि गृह विभाग के अधीन संचालित विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान में 2020-21 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक, 2019-20 में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक व प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई। DPC में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को स्वयं की सेवा में प्रवेश के समय की वरीयता, वन मेरिट व पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं लिए जाने के तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए DPC समिति द्वारा आरक्षित वर्ग के वरिष्ठतम एवं योग्य कार्मिक को अनारक्षित रिक्त के विरुद्ध पदोन्नति न करते हुए अनारक्षित पद रिक्त रखा गया है, जबकि कार्मिक विभाग के अनुसार LSAP रोस्टर में पद रिक्त रखे जाने के कोई प्रावधान ही नहीं है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26/12/2021 को आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग को पदोन्नति हेतु उपलब्ध करवाए गए मार्गदर्शन के बिंदु संख्या 2 में स्पष्ट वर्णित है कि यदि किसी वर्ष में अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के आधार पर पदोन्नति होने वाले कार्मिकों में मूल वरिष्ठता के वरिष्ठ आरक्षित वर्ग SC/SC/ST का कार्मिक पदोन्नति होता है तथा उस वर्ष उसमें कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का कार्मिक पदोन्नति नहीं होता तो अथवा अनारक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक
उपलब्ध नहीं हो तब भी आरक्षित वर्ग के कार्मिक को पदोन्नति दी जाए तथा पद रिक्त नहीं रखा जाए। इसके फलस्वरूप आरक्षित वर्ग SC, ST जैसे भी स्थिति हो में होने वाली अधिक्य को संबंधित आरक्षित वर्ग की रिक्त होते ही समायोजित किया जावे। DPC समिति सदस्य द्वारा बार बार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों नीतियों की पालना न करते हुए SC, ST कार्मिकों को प्रथम दृष्टया जानबूझकर पदोन्नति से वंचित किए जाने का प्रकरण प्रतीत हो रहा है, जिसके आरक्षित वर्ग के कार्मिकों में घोर निराशा तथा मानसिक संताप उत्पन्न हुआ है। साथ ही प्रशासनिक विभाग, गृह विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गई गलतियों की वजह से SC, ST कर्मियों को आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सभी दोषी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तथा जिम्मेदारी तय किए जाना आवश्यक है तथा वरिष्ठतम योग्य एवं पात्र आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पूर्व में की गई DPC को रिव्यू करवाया जाकर शीघ्र पदोन्नति किए जाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण नीति रिजर्वेशन पॉलिसी की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराने हेतु समय समय पर समस्त विभागों द्वारा की गई पदोन्नति की समीक्षा करवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि पात्र कार्मिकों को समय पर नियमानुसार पदोन्नति किया जा सके। अतः विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। सुरेश काक। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग MCH की स्वीकृति के संबंध में नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के 60 वार्डों एवं किशनगढ़ ग्रामीण क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों एवं 210 राजस्व ग्रामों में विधानसभा क्षेत्र के आसपास के कई ग्राम गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराए जाते हैं, जिसकी प्रतिवर्ष की संख्या लगभग 6500 है। साथ ही निवेदन है कि प्रतिवर्ष लगभग 700 नवजात शिशु SNCU एवं शिशु वार्डों में प्रतिवर्ष लगभग 3000 शिशु उपचार हेतु भर्ती होते हैं। महोदय, इसी संदर्भ में निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में वर्तमान में गायनिक विभाग, लेबर रूम, JSY वार्ड एवं शिशु वार्ड तथा SNCU वार्ड चिकित्सालय भवन में अलग अलग जगह संचालित है। महोदय, ऐसे में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं, नवजात शिशुओं, चिकित्सा अधिकारियों आदि को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में प्रसव की संख्या एवं उपचाररत शिशुओं, नवजात शिशुओं की संख्या को देखते हुए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH विंग की नितांत आवश्यकता है, ताकि चिकित्सालय में गायनिक विभाग, लेबर रूम, JSY वार्ड, शिशु वार्ड, SNCU आदि एक ही स्थान में के MCH विंग में संचालित होकर इसका लाभ सीधे तौर पर प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और चिकित्सा अधिकारियों को मिल सके। अब राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में जिला चिकित्सा अस्पताल बना दिया है। वह राज्य में प्रत्येक जिला अस्पताल में मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग होनी है और किशनगढ़ में इस विंग के निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध है। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की संख्या एवं परेशानियों के दृष्टिगत राजकीय जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में इस वित्तीय वर्ष की पूरक बजट घोषणा में एक मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग MCH विंग नए भवन निर्माण की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करवाकर विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ एवं इसके आसपास के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करें। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री नारायण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट हाईवे 31 रानीवाड़ा भीनमाल रानीवाड़ा रामसेन की मरम्मत नवीनीकरण कार्य प्रारंभ कराने के संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा
कि जो रोड स्वीकृत हुई थी बजट घोषणा में, इसका रामसीन भीलवाड़ा रानीवाड़ा सड़क के विकास एवं उड्डयन परियोजना कार्य हेतु राशि 422 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। परियोजना को विश्व बैंक को वित्तीय सहायता के अंतर्गत जन निजी सहभागिता के हाइब्रिड एन्युटी पद्धति पर विकसित किया जाएगा। इस हेतु रानी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रियायती ग्राही मैसर्स रामसीन रानीवाड़ा हाइब्रिज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के साथ दिनांक 28 दिसंबर 2021 को राशि 247.77 करोड़ रुपए का अनुबंध संबंधित कर दिया गया है। इस राज्य मार्ग की विकास परियोजना की लंबाई 62.619 किलोमीटर है, जो कि वर्तमान में अधिकांश लंबाई में इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर है की डामर सड़क है। अब इसको दो लेन चौड़ी सड़क का निर्मित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजमार्ग में 2 आरओबी, 4 मुख्य पुल, 8 लघु पुल, 48 नई पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही आबादी क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर लंबाई में नालियों का निर्माण एवं 15 स्थानों पर बस शेल्टर्स में सोलर लाइट का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण महत्ता के मद्देनजर राजमार्ग के सहारे 18,800 पौधों का रोपण किया जाएगा। परियोजना में 2 स्थानों पर यथा ग्राम मुंडतरा एवं कोटा के समीप टोल प्लाजा निर्मित कर शुल्क ग्रहण कर दिया जाएगा। देहाती गृह पर राजमार्ग प्रबंधन संचालन निर्माण कमेटी अनुसार आगामी 10 वर्ष तक किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जून के महीने में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उससे सारी अपना डील हो चुकी है, सारा अपना बिड ओपन हो गई है। इसमें 1 से 80 दिन का टाइम होता है, तो जून के महीने में इसको शीघ्र करा दिया जाएगा। और जहाँ तक माननीय सदस्य ने क्षतिग्रस्त सड़कों की जो बात करी है, अभी हम लोगों ने क्षतिग्रस्त सड़कें जो 20.50 मतलब 20.5 किलोमीटर जो सड़क हैं उनको हमने मरम्मत करा दिएगा। यदि आपकी नॉलेज में कहीं आपको लगता है कि ये पार्ट और टूटा हुआ है तो मुझे अवगत करा दें, उनके भी हम लोग शीघ्र मरम्मत करा दिए जाएंगे। बाकी जून के महीने में हम लोग कार्य प्रारंभ कर दिए देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्टेट हाईवे 31 है, ये जालोर मुख्यालय, हमारा जोधपुर जो संभाग मुख्यालय है और प्रदेश मुख्यालय के आने जाने की मात्र मंत्री महोदय एक ही ये सड़क है। इस सड़क पर 3 विधानसभा सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल के लोग मुख्यालय और आसपास के गांवों में भी जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये 62 किलोमीटर की सड़क पर चलने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। इस सड़क पर 3 बड़े धार्मिक स्थान है, सुंदा माता मंदिर, बौद्धर जिनालय और सेमकरी माता का मंदिर। और साल भर में या मेटल डिटेक्टर इन मंदिरों में लगे हुए हैं। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन मंदिरों में आते हैं। आए दिन आम नागरिक और श्रद्धालु सरकार और जनप्रतिनिधियों के बारे में बार बार रोष व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया पर कई उल्टी सीधी बातें भी लिखते हैं। मंत्री महोदय, आपने जून 2020 में इस सड़क को चालू करने की बात की है, ये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सड़क सैंक्शन की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। अभी मार्च महीना चल रहा है, 3 महीने और लगेंगे और इस सड़क पर चलना तो बहुत मुश्किल है, पैदल चलना भी बहुत भारी काम है। इसका अध्यक्ष महोदय आखिरी रिन्यूअल 2012-13 में इसका आखिरी रिन्यूअल हुआ था। 10 साल हो गए। पेचवर्क का काम 2020-21 में आपने किया। जब ट्रेन अब उसका मतलब ही नहीं है, जब नहीं है उस पेचवर्क का कोई लेना देना नहीं है। जब काम नया सैंक्शन हो रहा है, काम शुरू हो जाएगा जून में। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है, तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 3 महीने लगेंगे। इसमें आपके आरओबी है, पुलिया है, सब है, बहुत अच्छी बात है, पर या तो इस काम को जून से पहले आप चालू करवाएं या पेचवर्क करवाएं, यही मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 20.50 किलोमीटर में जैसे कहा था ज़्यादा क्षतिग्रस्त थी वो सड़कों की हम लोगों ने मरम्मत करा दी है। और मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको लगता है मैं अधिकारियों को भेज दूंगा, शेष यदि कोई रह गई ये तो मैं अप्रैल के महीने के अंदर 1 महीने के अंदर जो टूटी सड़कें उनका मरम्मत का कार्य इसमें करा दूंगा, जिससे आपकी जो जनभावना है उसकी कदर होगी। चर्चा समाप्त हुई। प्लीज बेटा, चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। श्री गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सोखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति पद पर
मिथ्या दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने सहित अपने पद का दुरुपयोग किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री के सामने पेश करता हूँ। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम 1962 यथा संशोधित 2017 की धारा 11(3) के प्रावधान अनुसार कुलपति की नियुक्ति माननीय कुलाधिपति राज्यपाल राजस्थान द्वारा कुलपति चयन हेतु गठित सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। सर्च कमेटी में एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, एक व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा, एक व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तथा एक व्यक्ति माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। माननीय कुलाधिपति द्वारा इनमें से एक व्यक्ति को सर्च कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। सर्च कमेटी अपनी रिपोर्ट भी माननीय कुलाधिपति महोदय को प्रस्तुत करती है। सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत पैनल में से एक व्यक्ति को राज्य सरकार के परामर्श से माननीय कुलाधिपति द्वारा कुलपति पद पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज माननीय कुलाधिपति सचिवालय में रहते हैं। उपयुक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल सचिवालय को 2022 प्रेषित कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज, सर्च कमेटी की अनुशंसा आदि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। माननीय कुलाधिपति के कार्यालय द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता आदि के संबंध में दस्तावेज विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनके अनुसार प्रोफेसर अमरिका सिंह कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर दिनांक 20/10/2007 से 1/2/2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुरा रोड लखनऊ में नियमित प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विषय मेरा केवल ध्यान आकर्षण का इतना ही था कि जो आज कुलपति हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या है, उसके जो भी अधिकृत कागज हों वो उपलब्ध कराएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत दुख है, मैंने इसका तारांकित प्रश्न लगाया था 28/1/22 को। 28/1/22 को मैंने पत्र ये जो प्रश्न लगाया था उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। इस सदन के मान ली लगभग 13 सदस्य ने भी विभिन्न प्रकार की जानकारी इस विश्वविद्यालय से चाहिए, उनमें से भी किसी के भी प्रश्न का उत्तर अभी तक तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें मैं स्वयं हूँ, अशोक डोगरा जी है, मोहनाराम चौधरी है, नारायण बेनीवाल है, निर्मल कुमावत है, बाबूलाल जी हैं, छगन सिंह जी हैं, पुराराम जी हैं, मदन दिलावर हैं, गजराज खटाना है, फूल सिंह मीणा है, कैलाश जी मेघवाल है और राम प्रसाद जी है। इतने लोगों ने इनके खिलाफ इस यूनिवर्सिटी के जो भी प्रश्न पूछे थे उसका इतने जवाब नहीं। मेरी प्रार्थना यह है, ये जानबूझ करके इसको डिले इसलिए करना चाहता है कि विधानसभा जब खत्म हो जाएगी तब ये सारा का सारा, तो विधानसभा को जिस हल्के ढंग से यूनिवर्सिटी ले रही है, एक तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। मेरा आपको आग्रह है वो ये है कि वास्तव में कोई भी अगर कुलपति का चयन के अंदर जाएगा तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो अपने पेश करेगा, तभी तो चयन समिति उसमें से ढूंढेगी, छांटेगी, उनकी योग्यता के आधार पर देखेगी और फिर सर्च कमेटी जिन नामों को भी ठीक समझती उनको राज्यपाल महोदय को भेजेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इतना समय हो जाने अमरीश द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी वैधानिकता, अब इन्होंने जो किया प्रमाण पत्र सादे पेपर पर हैं जिस पर विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का कोई लोगो नहीं है, न ही कुल सचिव की मोहर है,
कार्यकाल अवधि का भी पता नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बताऊं, जो आज अभी इन्होंने जिसको कहा है ना कि हमें प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं मैं सदन की टेबल पे भी रखूंगा और आप भी इसे देखें और माननीय सदस्य भी इसको देखें कि क्या इसको इस कुलपति के चयन के लिए जो कुछ भी इसने डॉक्यूमेंट दिया वो डॉक्यूमेंट कहाँ तक ठीक है नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको आपको समय जरूर चाहूँगा। यह प्रमाणित किया जाता है, ये कौन प्रमाणित कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, न इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी का लोगो है। लिखता क्या है? यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रोफेसर अमृत सिंह इस विश्वविद्यालय के ऊर्जावान शिक्षक हैं, अपनी सेवाएं प्रदान की है। सेवा उल्लेख के अनुसार डॉक्टर अमेरिका सिंह इस विश्वविद्यालय में दिनांक 20/10/7 से नियमित प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं और इसकी सेवानिवृत्ति तिथि 1/2/20 होगी। प्रोफेसर सिंह का वेतन ये है। मतलब ये जो प्रमाण पत्र दिया है ये 16/2/15 को दिया है और 16/2/15 को जो दिया है, कौन से पद पे रहा, किस पद पे रहा, कितने समय पे रहा, केवल इसको 2007 लिख देने से कारण से 2015 में देने वाला सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति इसके उसकी पूर्ति नहीं करता। एक तो पहली बात तो मेरी है, और जिस पर न कोई लोगो है और न जो कुल सचिव ने जिसको ये दिया है उसका कहीं इस पे स्टाम्प है। ये एक प्लेन पेपर के ऊपर, ये भी अभी आपके पास आया है, आपने इतने दिन से पूछा लेकिन आपके पास नहीं आया। मंत्री महोदय, अगर वास्तव में शिक्षा के इस मंदिर में इस प्रकार के लोग प्रवेश करके अगर रह जाएंगे तो मैं सोचता हूँ सोचनीय विषय है, इसको आप ध्यान दीजिए। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, प्रमाण पत्र 15 में जारी होना बताया गया है, जबकि प्रोफेसर अमृत सिंह जी की कुलपति पद पर नियुक्ति अपने यहाँ जुलाई 20 में हुई है। 15 में सर्टिफिकेट दिया है, हमारे यहाँ नियुक्ति हुई है जुलाई 20 में। इनकी सेवानिवृत्ति की जानकारी 2 जनवरी 20 हुई है। अतः 15 के बाद की स्थिति क्या है, इसको कोई भी ये पत्र स्पष्ट नहीं करता है कि ये क्या थे क्या नहीं थे। सेवानिवृत्ति की अवधि जरूर उन्होंने लिख दी थी, अब वो कब सेवा हुए कि नहीं है, कि वहाँ रहे कि नहीं रहे, इसके बारे में कुछ नहीं। प्रमाण पत्र की दूसरी लाइन जो मैंने पढ़ी थी, मैं उसके बारे में बताऊँ। इस विश्वविद्यालय में और इस विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट पर कहीं कोई नाम पता नहीं। ये जो इन्होंने दिया है, ये दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुरा रोड लखनऊ। ये जो लिख रहा है कि विश्वविद्यालय, क्या पता कि ये विश्वविद्यालय है या कोई टेक्निकल कॉलेज है, इस सर्टिफिकेट से तो कम से कम ये पता नहीं लगता है। श्रीमान सदन में प्रोफेसर अमृत सिंह ने समस्त दस्तावेज यथा कब से कब तक क्या रहे, अर्थात अब सहायक प्राचार्य है, सह आचार्य है और कब से आचार्य के पद पर है, जो जानकारी प्रोफेसर अमृत सिंह द्वारा कुलपति के लिए आवेदन के समय दी थी, उन सभी नियुक्तियों तथा पदोन्नति के अधिकृत दस्तावेज कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाहिए थी। मैंने शुरू यह कहा कि भाई आप अपनी जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किया होगा इस चयन के लिए, जब आप गए होंगे तो उस समय उसमें किसी भी प्रकार का इसमें से नहीं रखा। और इन्होंने एक व्यक्तिगत अपना, ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किस तरह से हो जाता है, बहुत विचारणीय विषय है। मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों को इसने अपना एक व्यक्तिगत जो दिया है वो दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये रहे हैं 17/7/88 से लेकर के 21/10/99 तक, 10 वर्ष तक, जो इन्होंने व्यक्तिगत दिया अपने हाथ से। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये जो दिया है उसके पीछे कोई सपोर्टिंग कागज है। दूसरा फिर कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर है ये 21/10/99 से लेकर 21/10/2007 और प्रोफेसर बने हैं 21/10/2007 से लेकर 31/1/2020। अब ये जो आपने जो मैंने पहले प्रमाण पत्र पढ़ा है, इस प्रमाण पत्र की डेट को देखिए, इसमें ये लिखते हैं 20/10/7, ये लिखता है 21/10/7 और इसका जो रिटायरमेंट के समय जो ये बताते हैं वो 1-2 बताते हैं। मैं सोचता हूँ रिटायरमेंट का कभी भी अगर किसी 1 तारीख को रिटायर होता है तो उसका रिटायरमेंट 31 तारीख को ही हो जाता है। अगर 2 तारीख होता है तो उसका महीने के अंत तक होता है। तो ये बिल्कुल फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके आज मंत्री महोदय आपके साथ जिस प्रकार का उन्होंने चीटिंग किया है,
मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा ठीक प्रकार से, अभी आज लेटेस्ट ये जो है ना, इस 4 मार्च 22 को, इसी 4 मार्च को इन्होंने स्वयं ने अपना एक सर्टिफिकेट मंगाया। अब कैसे आया कैसे नहीं आया मैं नहीं कह सकता हूँ, न तो इस पर जो है ना यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर नंबर चढ़े हुए होते हैं जिसके आधार पर आने जाए, प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के अभिलेखों अनुसार डॉक्टर अमरिंदर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घटक संस्थान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रादेशिक विश्वविद्यालय लखनऊ में दिनांक 20/10/7 से 1-2 तक प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये जो है ना है नहीं है, और इन्होंने स्वयं ने वेरीफाई किया। अमरिंदर सिंह 20/10 से प्रोफेसर पद पर वर्तमान में ये जो ग्रेड है उसमें ये कार्यरत हैं। मेरा आपसे कहना है कि मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, ये यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ये हैं, और उसी के एनुअल रिपोर्ट है 2008 की, ये है 23 दिसंबर 2008। इसके कौन कौन अध्यापक इसमें हैं इसकी सूची में नाम लिखा हुआ है। इसमें ये DSW थे वहाँ पर, और डॉक्टर अमरिका सिंह। अब इसमें जो फैकल्टी के लोग हैं उनके सूची दी हुई है, पूरी सूची है इसमें, है ना। डॉक्टर B कांचनीवाल प्रोफेसर और हेड, डॉक्टर SK श्रीवास्तव प्रोफेसर, डॉक्टर VK सिंह प्रोफेसर एग्जामिनेशन, और डॉक्टर अमरिका सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर। अध्यक्ष महोदय, निवेदन ये कर रहा हूँ कि जब 2008 की एनुअल रिपोर्ट में ये अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है और उधर सर्टिफिकेट में ये लिख रहा है कि मैं 7 से प्रोफेसर हूँ, इसके बाद एक और इसी यूनिवर्सिटी की एक और एनुअल रिपोर्ट है, वो 2009 की है। उस 2009 में भी सेम यही 5वें नंबर पर जो स्टाफ का नाम है डॉक्टर अमरिका सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर ये प्रोफेसर 9 की वार्षिक रिपोर्ट में अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप तो विश्वविद्यालय में इतना साल तक रहे, आप इस सारे रास्ते से गुजरे हो, क्या वास्तव में ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो 9 की इस रिपोर्ट में दर्ज है वो 7 से प्रोफेसर हो सकता है क्या? तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है, जिस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा करके, और ये जो मैंने अभी आपको जो बताया था है ना, ये इतने जो अभी लेटेस्ट में 4 तारीख को जो प्रमाण पत्र दिया है उसका आप जो सिग्नेचर हैं वो आप दोनों मिलाइए, है ना। पहले वाले सर्टिफिकेट में और अभी वाले सर्टिफिकेट में जिस प्रदीप का नाम लिखा, उस प्रदीप का इसको FSL की जांच के लिए भेज दो, इसी डॉक्यूमेंट को, कि वास्तव में ये डॉक्यूमेंट फर्जी बना हुआ है या क्या है। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना ये है कि अगर वास्तव में एक प्रोफेसर अपने आप को वाइस चांसलर बनाता है और इस यूनिवर्सिटी में बच्चों का और वहाँ का शिक्षा का एक तरह से भार वहन करता है, वो इस प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर नौकरी में लगा हुआ, तो मेरी विनम्र प्रार्थना इतना ही है, ये फर्जी है कि सही है, इसकी जांच निश्चित रूप से अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि कहीं से भी किसी की भी कमेटी बनवाओ, इनका डिपार्टमेंट बना, कोई बना, इसके सारे डॉक्यूमेंट, इतने दिन तक भी ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजता है और हमेशा इसको टालता रहता, ताकि विधानसभा 5-7 दिन में खत्म हो जाएगी, ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो बाकी सदस्यों ने भी 13 ने जो प्रश्न पूछा है विधानसभा के फ्लोर से आपके माध्यम से, उसमें भी जवाब नहीं भेजने का मतलब केवल और केवल एक तरह से विधानसभा को जिस हल्के रूप में लेना, मेरी विनम्र प्रार्थना है इसको आप सीरियसली बना करके इस विषय को देखें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई ये गंभीर मसला है, क्योंकि ये राजभवन से जो कागज हैं ये हमें आज सुबह ही प्राप्त हुए हैं। इसमें निश्चित तौर पे एक कमेटी का गठन करके, और नेता प्रतिपक्ष से कहूंगा कि आपकी भी राय लेकर के, क्योंकि ये वीसी का जो चयन है वो पूरी प्रतिक्रिया आपके आगे है, मैं इसमें जो जांच है, जांच करा के अगर जरूरत पड़ी FIR दर्ज कराने की, तो FIR भी दर्ज करा के इसमें पूरी कार्रवाई कराई जाएगी।
चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधीशी वार्षिक प्रतिवेदन शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 5 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। श्री लालचंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री साले मोहम्मद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 2 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रतिवेदन डॉक्टर राजकुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 2021-22 के 6 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। अनुदान की मांग पर चर्चा विचार मतदान। श्री टीकाराम जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 304 अरब 37 करोड़ 58 लाख 80 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। श्रीमती अनीता पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत में जाति व्यवस्था के कारण से हजारों वर्षों से जो व्यवस्था चली आई, उस व्यवस्था के कारण से कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कुछ लोगों को अपने व्यवसायों के कारण कहें या अशिक्षा का कारण कहें, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा होना पड़ा या मजबूरन उनको खड़ा किया गया। सामाजिक न्याय और शोषण से मुक्ति विभाग का पहला काम है माननीय अध्यक्ष महोदय, किंतु विगत 3 वर्षों में उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी है, हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान दलितों के अत्याचार में दूसरे स्थान पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो जिला स्तर पर। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला स्तर पर माननीय अध्यक्ष महोदय समीक्षा समितियों का गठन किया गया, लेकिन ये गठन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ये कलेक्टर्स के पास ना तो इतना समय होता है, ना उनकी प्राथमिकता होती है। ये समितियां सिर्फ कागजों में बनी हुई हैं, ना तो उनकी बैठकें होती हैं, ना इसकी समीक्षा की जाती है। यदि समीक्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से इन कमेटियों का कोई मतलब नहीं है गठन होने का। इसलिए जिला स्तर पर जितनी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितनी समितियां गठित की गई हैं, उन कमेटियों में हमेशा से ही ये प्रावधान होना चाहिए कि हम कितने समय के अंतराल में इनकी कमेटियों का जो है मीटिंग्स आयोजित कराएंगे और मीटिंग के बाद में उसकी समीक्षा के आधार पर हम क्या निर्णय कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इसकी गंभीरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आप देखिए, ये अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी, ये मैं बताती हूँ आपको, दिसंबर 2021 तक हत्या के मामले और महिला अपराध जिस तरह से बढ़े हैं, उस तरह से तो ये बलात्कार की घटनाएं 101 अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई हैं 2019 में, 2020 में 119, 2021 में 149 और इसी तरह से ये लगातार बढ़ती रही हैं। 2019 से 2021 तक जो बढ़ोतरी हुई है वो 47% बढ़ोतरी हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसी प्रकार से ना तो चालान प्रस्तुत हुआ है और ना ही दोषियों को सजा दी गई है। तो ये कानून बना है, लेकिन कानून की पालना कितनी हो रही है और उस पालना के तहत जो दोषी लोग हैं उनको कितनी सजा मिल रही है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से हमें बताती है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगी, अनुसूचित जाति के खिलाफ जो अपराध होता है उसमें सभी स्तरों पर लापरवाही बरती जाती है।
पुलिस के स्तर पर लापरवाही होती है, आयोग के स्तर पर लापरवाही होती है, और अनेकों मामलों में तो जब वादी एफआईआर दर्ज करने के लिए जाता है तो थानों पे एफआईआर पहले तो दर्ज नहीं होती, बामुश्किल कोई प्रेशर से एफआईआर दर्ज करा भी देता है तो अन्वेषण अधिकारी है उसको ठीक प्रकार से अन्वेषण नहीं करते, और अन्वेषण भी हो जाता है तो चालान प्रस्तुत नहीं होते। मैं उदाहरण देना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर का ये एक उदाहरण है। एफआईआर मैंने 131 में भी ये ध्यानाकर्षण लगाया था, एफआईआर नंबर 0154, इसमें आज तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है, जबकि महेश भाट सन ऑफ तेजाराम भाट, बड़गांव अजमेर आदर्श नगर का ये मैटर है, 2020 का मैटर है, लेकिन अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं होना ये दर्शाता है कि कितनी लापरवाही के तहत हम ये काम जो है को अंजाम नहीं देना चाहते। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि विभाग जो बना है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता दो उद्देश्यों को लेकर के बना है, किंतु ना तो सामाजिक न्याय वंचित वर्गों को मिल पा रहा है और ना ही इन वर्गों के सशक्तिकरण के लक्ष्य हम हासिल कर पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए कानून तो बहुत सारे बने, लेकिन उन कानूनों की पालना हम कैसे कर पा रहे हैं ये दर्शाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो गैर खातेदारों की भूमियां हैं उन पर गैर अनुसूचित जाति जनजाति का कब्जा अनेकों भूमियों पर हुआ है, लेकिन वो कब्जा हटाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 183B के तहत जब कार्रवाई करने की मंशा की ओर ध्यान दिलाया जाता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी प्रकार से कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत ऐसी कृषि भूमि जो गैर खातेदारी आवंटित की गई है, जिस पर कास्ट हो रहा है, जिस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार वो अंकित भी हो रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसके बावजूद बार बार कहने पर कि उसको खातेदारी अधिकार दिए जाएं, खातेदारी अधिकार दिए जाएं, लेकिन खातेदारी अधिकार उसको नहीं दिए जाते। और अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद करके और फिर उनको आगे कन्वर्ट करा करके बेचने का जो काम इन दिनों चल रहा है, जमीनों के मूल्य अधिक बढ़ने के कारण थे, तो ऐसे धीरे धीरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास शून्य जमीनें रह जाएंगी, उनके पास खातेदारी की जमीन नहीं होगी और ऐसे में वो पहले से ही खाने कमाने के लिए परेशान होते हैं, तो और आने वाले समय में उनकी क्या स्थिति होगी ये हम कल्पना कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन इसलिए मिला कि उनको प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जाए, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, और चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शैक्षिक रूप से, हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति का वर्ग जो है वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हमको दिखाई देता है। और जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा की जब मैं बात करती हूँ तो शिक्षा में 30 साल तक रिजर्वेशन के बाद में लागू होने पर, जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो अनुसूचित जाति के वर्ग में शिक्षा का प्रसार इतना अधिक नहीं था कि 100% लोग उस रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते। 30-40 वर्षों तक तो सिर्फ 0.89% लोगों ने इस रिजर्वेशन का लाभ उठाया, और अब जैसे धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षा में भी आप ये देखिए, जब रिजर्वेशन होता है और रिजर्वेशन में जब शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण आधार उनको जो मिला है, क्योंकि गरीबी है उनके पास में और कमाने का कोई साधन नहीं है, सामाजिक सेवाओं में वो लगे हैं। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति उनका एक मूल आधार होता है कि छात्रवृत्ति के आधार पर वो बच्चे पढ़ लिख करके और छात्रावासों में रह करके पढ़ते हैं। अब छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है? छात्रवृत्ति की स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि कई वर्षों से छात्रवृत्ति लंबित है, उत्तर मैट्रिक और मैट्रिक की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को प्रतिवर्ष, यदि वो 10th क्लास में है तो नवंबर दिसंबर में उसको 10th क्लास की छात्रवृत्ति मिल जानी चाहिए, यदि वो 12वीं कक्षा में है तो 12वीं कक्षा में उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। लेकिन छात्रवृत्ति 2-2, 3-3 सालों बाद मिलती है, और जब मिलती है 2-3 साल बाद मिलती है तो उस बच्चों के लिए तुरंत आवश्यकता है, उसको कोचिंग की जरूरत है और कोई कोचिंग की जरूरत है, तो वो छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो आगे पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। ऐसी स्थिति में उसको छात्रवृत्ति डिले करना उसके साथ अन्याय है। दूसरी बात, जिन छात्रावासों में हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, 80-80 के छात्रावासों में, मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय आपको कि छात्रावासों में खाद्य सामग्री, रहन सहन और
वेशभूषा के लिए जो आप पैसा देते हैं वो बहुत कम पैसा, मामूली, मतलब ऊंट के भी मुंह में जीरा जैसा पैसा है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ जिस तरह से नवोदय विद्यालयों में खाने पीने के लिए पैसा मिलता है छात्रों को, यदि वो रेट के अकॉर्डिंग आप ये पैसा देंगे तो हमारे छात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक हो पाएंगे और उनको अच्छी डाइट आप दिला पाएंगे। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि आवासियों को दैनिक उपयोग में दी जाने वाली जो सामग्री है, वो सामग्री भी चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे बैग हो, चाहे मेडिकल व्यय हो और चाहे यात्रा व्यय हो, प्रतिदिन उनको जो व्यय मिलता है उसकी राशि को भी नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आप बढ़ाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय देखिए, छात्रावासों में होने वाले बिजली, पानी, भवन मरम्मत, रंग रोगन और अन्य प्रशासनिक जो कार्य हैं जो वहन किए जाते हैं वो भी खाद्य सामग्री मद में ही वो व्यय किए जाते हैं, मतलब खाद्य सामग्री के मद से ही वो लिए जाते हैं। तो मेरा निवेदन है, छात्रावासों की हालत इतनी खराब है, जर्जर हालत है, मतलब वहाँ बेड्स नहीं है, बेड्स हैं तो सोने के लिए तकिया, रजाई और गद्दे नहीं है, चद्दर्स नहीं है और फटे पुराने हाल में आप जाकर के देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे कितनी बुरी हालत में रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप इसको खाद्य मद से हटाकर एक अलग मद सर्जित करके उसके तहत देंगे तो बच्चों को आसानी होगी। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी कि 60% और 40% ये अलग अलग आपने तय किया है कि अलग अलग आप देंगे, तो ये जो आप दे रहे हैं उसको किस तरह से आप और बढ़ा सकते हैं, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। इसी के तहत माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी आपको कि आप देखिए SC ST स्वच्छ कार्य में लगने वाला वर्ग जो 110 एक कक्षा से 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को जो दिया जाता है 100 रुपये प्रति माह रख रखाव भत्ता, उसके लिए मैं निवेदन होंगी कि प्रति माह है ये 100 रुपये, ये बहुत मामूली है ये 100 रुपये, इसलिए इसको निश्चित रूप से आपको बढ़ाया जाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगी। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत सारी स्कीम्स आप लेकर के आते हैं और उसका बजट में भी घोषणा करते हैं, लेकिन जो लैपटॉप की स्कीम है, जो लैपटॉप आप देते हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के बालक बालिकाओं को 75% अंक प्राप्त करने पर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत इंटीरियर क्षेत्र में 75% अंक प्राप्त करना गांव के बच्चों के लिए, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसमें 10% की छूट दें ताकि उन अनुसूचित जाति के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले जिनके परिवारों में शिक्षा बिल्कुल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे जो स्वच्छता सैनिक जिनको कहते हैं, हम सफाई कार्य में लगे हुए जो लोग हैं, आप ये देखिए सुबह से वो मम्मी पापा दोनों काम पे चले जाते हैं, वाल्मीकि समाज से आने वाले लोग हैं। अनुसूचित जाति में भी बहुत सारे वर्ग हैं, कई वर्ग तो बहुत अभी स्थिति उनकी ठीक है, लेकिन ऐसे वाल्मीकि समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग जिनकी स्थिति आज भी बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा दयनीय है, उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था और प्रोत्साहन किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि हम ये प्रोत्साहन हम देंगे तो निश्चित रूप से वो भी शिक्षा से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये इसी तरह से स्कूटी योजना के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी, स्कूटी योजना 2 साल से आपने दी नहीं है, लेकिन स्कूटी योजना में भी आप 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत छात्रों को 50% अंक प्राप्ति पर यदि ये अम्बेडकर निःशुल्क स्कूटी योजना के नाम से यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से वो बालिकाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करती हूँ इसी विषय में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 2011 के सेंसस के अनुसार सरकारी नौकरियों में 17% और 13% ऐसे करके 30% जो आरक्षण दे रखा है राजकीय सेवाओं में, ये केंद्र सरकार ने कर रखा है, लेकिन राज्य में 16% और 12% पर ही अब तक हम अटके हुए हैं, जबकि 2021 निकल गया, 2011 की सेंसस के अनुसार हम चल रहे हैं, तो 2021 निकल गया। मेरा इसलिए निवेदन है कि केंद्र सरकार की भांति यदि आप राज्य सरकार में भी 30% राजकीय सेवाओं में आरक्षण देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो इन पदों पर नहीं आ पा रहे। और एक जब से मैं माननीय सभापति महोदय इस सदन में आई हूं, तब से मैं बैकलॉग की और रोस्टर प्रणाली की बार-बार चर्चा सुनती हूं। कांग्रेस के हर घोषणा पत्र में हम बैकलॉग को पूरा करेंगे, हम रोस्टर प्रणाली लागू करेंगे, पर मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं जिसमें योग्यता रखते हुए भी गृह विभाग का मैटर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक आरक्षित वर्ग का कार्मिक जो है वो बिना रिजर्वेशन के मेरिट से नौकरी में आता है, और जब उसका प्रमोशन होने की बात होती है तब ये कहते हैं कि भाई ये तो मेरिट, इसने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है,
नौकरी में लगते समय, इसलिए इसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते और पद खाली रखा है। तो मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति की बात तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा करके करते हैं, लेकिन व्यवहार में हम क्या महसूस करते हैं? हम व्यवहार में आप देखिए, डीओपी प्रमोशन जब भी होता है आरपीएससी में, तो डीओपी के अधिकारी कर्मचारी वहां जाते हैं और ये डीओपी ने ही रूल निकाला प्रमोशन का, रोस्टर प्रणाली उन्होंने ही लागू करी है। किसी भी विभाग में रोस्टर का रजिस्टर संधारित नहीं होता है, किसी भी विभाग में। और 1997 से पहले हम वैकेंसी वाइज आरक्षण देते थे। 1997 के बाद में हम जो है वैकेंसी वाइज आरक्षण नहीं देके पद वाइज आरक्षण दे रहे हैं। अब पद वाइज आरक्षण दे रहे हैं तो आपने 7वें नंबर पर तो एससी को और 9वें नंबर पर एसटी को पद दिया हुआ है, लेकिन जो बैकलॉग के पद हैं वो बैकलॉग के पद कभी भी किसी भी सत्र में, तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब तक आप बैकलॉग के पद नहीं भरेंगे तो अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में लगे हुए लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रमोशन के समय जब उनका प्रमोशन होता है, यदि वो मेरिट जनरल मेरिट से आ रहा है, जनरल से भी ज्यादा अंक उसके पास हैं और उसका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद जब वो प्रमोशन आता है तो प्रमोशन में कहता नहीं आप तो एससी के, इसलिए एससी का पद खाली नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। अरे वो प्रमोशन क्यों नहीं करेंगे? आपसे वरिष्ठ है तो वरिष्ठता के आधार पर तो प्रमोशन दीजिए आप, लेकिन पद खाली है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग में कार्मिक विभाग के कई सर्कुलर्स निकलने के बाद भी ये प्रमोशन की पौधे अभी तक खाली है, इनको भरा नहीं गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि ये प्रमोशन के पद भरे जाए। कांग्रेस ने वर्षों से 70 सालों से वोट तो लिया है एससी एसटी का, लेकिन जब एससी एसटी के वेलविशर की बात की जाती है तब वो बिल्कुल सर्कुलर निकाल करके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार के रूल्स का कोई अधिकारी कर्मचारी वायलेशन करता है तो उसको 16 सीसी 17 सीसी का नोटिस दिया जाता है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। परंतु इतने सारे वायलेशन कार्मिक विभाग के डीओपी से जाने वाले लोग डीपीसी में करते हैं, क्या किसी एक भी कर्मचारी के खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया कि आपने ये प्रमोशन में गड़बड़ी क्यों की है? रोस्टर के आधार पर जब उसका प्रमोशन होने वाला है तो आपने इसको क्यों छोड़ा, इस पद को क्यों छोड़ा, उसको प्रमोशन क्यों नहीं दिया? परंतु कार्मिक विभाग में आज तक भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ ये एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए या तो ये सर्कुलर जितने निकाले हैं सरकार ने, या तो वो सब कैंसिल कर दो, ताकि एक मानसिकता हो जाएगी कि भाई कोई सर्कुलर इस संदर्भ में नहीं है। लेकिन बार बार सर्कुलर निकालने के बाद में सिर्फ वो कागज बन के रह गए माननीय मंत्री महोदय, कागज। और ऐसे हजारों कर्मचारी, आप देखिए किसी भी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कोई एससी एसटी का बंदा आता है क्या प्रमोशन होकर के? कभी नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी मंशा नहीं है उनको ये प्रमोशन देने की, अपनी योग्यता के आधार पर आए तभी भी आपकी मंशा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि इन बैकलॉग के पदों को एक तो आप पूरे जितने भी बैकलॉग के पद हैं उनको भरा जाए। और एक सरकार ने एक राइडर लगा दिया कि यदि बैकलॉग के पदों को 3 साल तक नहीं भरा जाएगा तो वो अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएंगे। ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे? यदि आप ये कानून लागू करके इस राइडर को लगाओगे तो धीरे धीरे करके जो मंशा होती है ना अधिकारियों की कि नहीं हमको एससी के लोगों को लाभ नहीं देना है, और वो एससी के लोगों को लाभ नहीं देना, तो ये 3 साल के राइडर का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं और धीरे धीरे पद समाप्त कर देते हैं कि पद ही नहीं है, और फिर नए सिरे से पदों की गणना होती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि मंत्री महोदय, सरकार में आप बैठे हो, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, यदि अब आप नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये हो सकेगा, क्योंकि धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, अब लोग और आएंगे, और ये जो वैमनस्य है ये वर्ग भेद में बटेगा, फिर लड़ाइयां होंगी, और लड़ाई इस स्तर पर होगी कि आपके और हमारे संभालने से नहीं संभल पाएगी वो स्थिति। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों को आप जो है लाभ लोगों को दिलाएंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे, यदि आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे, ये जब अस्थायी संविदा मानदेय सेवाओं में आप लोग ले रहे हैं, है ना, हर चीज में मानदेय पर या संविदा पर आप लोगों को रख रहे हैं, रेगुलर भर्तियां नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो रिजर्वेशन का लाभ संविधान ने दिया है, वो रिजर्वेशन का लाभ कैसे वो व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा? अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन संविदा और अस्थायी मानदेय सेवाओं में भी आप आरक्षण की व्यवस्था लागू करें, ताकि उस प्रोपोर्शनेट में लोग उस व्यवस्था में शामिल हो सकें।
और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि शैक्षिक स्तर पर धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति में आज भी आर्थिक स्थिति में 15% जनसंख्या का ही पूरे आर्थिक तंत्र पर कब्जा है। जो शेष 75% जनसंख्या है ना, वो ऐसे छोटे छोटे काम में लगी हुई है और छोटे छोटे से सेवा के कार्यों में लग करके अपनी अर्थतंत्र को चला रही है। तो ये जो आर्थिक विभिन्नता है, यही संघर्ष का कारण बनती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगी, सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं तो करी हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? अभी वो बता रहे थे साफिया जी, है ना, रामगढ़ से आने वाली सदस्य की 20 लाख रुपए, आज क्वेश्चन आवर में उसने बोला कि 20 लाख रुपए से क्या होता है इतनी बड़ी आबादी को। इसी तरह से जो आपके टारगेट है ना, वो टारगेट इतने कम है कि आप, और टारगेट को अचीव करके हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह ठीक है, हम यदि टारगेट को खुश करके आप खुश हो रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्य ही हमने छोटा रखा है और फिर हम खुश हो जाएं तो उससे कोई नतीजा हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से हमको बजट भी रखना चाहिए और टारगेट भी लक्ष्य रखने चाहिए। हम SC/ST के लिए अलग से बजट रखते हैं और बजट रख करके और उसमें काल्पनिक आधार पर हम ये सोच लेते हैं कि इतना बजट खर्च हो गया। क्या काल्पनिक आधार पर खर्च हुआ बजट यदि सही है तो आज तक अनुसूचित जाति की स्थिति ये नहीं होती जो बनी हुई है। इसलिए काल्पनिक आधार पर मत जाइए, वास्तविक आधार पर जाइए कि वास्तविक आधार पर कितना बजट खर्च हुआ है, आप इसको देखिए। और मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करती हूँ कि रीको के औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म लघु मध्यम स्तरीय इकाइयों हेतु आरक्षित दर क्रमशः 25, 50 और 75% पर आवंटित किया जाना चाहिए SC के उद्यमियों के लिए। और इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इकाइयाँ स्थापित हैं रीकोक से संतृप्त क्षेत्रों में पात्रता से आवंटन किया जाए। ST वर्ग के उद्यमियों को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष तक का समय उत्पादन हेतु दिया जाए और 3 वर्ष तक उत्पादनरत रहने पर विक्रय हस्तांतरण के अधिकार दिए जाना चाहिए। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ST वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम स्थापित करने हेतु कृषि भूमि की खरीद पर रजिस्ट्री कराने पर 100% स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खूब सारी छूट दी है महिलाओं के लिए, लेकिन यदि ST के उद्यमियों के लिए छूट मिल जाए तो वो उद्यमी भी रजिस्ट्री करा करके अपनी एक छोटी मोटी इकाई स्थापित कर लें और धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से SC/ST के व्यक्तियों को खनन, रीको और में भूखंड उचित मूल्य पर दुकानों में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान भी किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो, इस और भी वो आगे बढ़ सकें। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक सेवाओं में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। छोटी सी पूंजी है उनके पास, यदि ये छोटी सी पूंजी भी उस रिस्क में गंवा दिया तो फिर जिंदगी भर बैठने का ही काम है उनके पास और कोई काम नहीं होगा। इसलिए वो रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित हो, सरकार उनके पीछे खड़ी रहे और उनको लगे कि नहीं सरकार हमारे पीछे खड़ी है, इसलिए हम रिस्क लेने के लिए तैयारी करें और रिस्क लेकर के वो उस उद्यम की ओर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वो लोग भी उद्यमी बन पाएंगे जो उनका एक सपना है। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 2 करोड़ रुपए तक का ऋण अनिवार्य रूप से उनको दिया जाना चाहिए। जिस तरह से आप ये विकास निगम लिमिटेड और वित्त और विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से जो योजनाएं संचालित करते हैं, उन योजनाओं में लक्षित समूह को बढ़ाते हुए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण यदि आप उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उनको उद्यम स्थापन में जो है मदद मिलेगी। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी उच्च शिक्षा के लिए। सामान्य शिक्षा में तो धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा ये दोनों फील्ड में भी अरबी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत पीछे हैं। हम यदि एक पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं समाज के सभी वर्गों को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता अभी आप कहेंगे कि नहीं अब तो घर भी उनके पास है, उनके पास एजुकेशन भी अच्छे स्तर से वो रहते भी हैं, लेकिन वो कितना प्रतिशत है और धीरे धीरे जो आगे वाले की दौड़ में
जब भी हम बराबर हो पाएंगे ना, जब पीछे वाले को विशेष राहत पैकेज मिल पाएंगे। नहीं तो आगे वाला तो और आगे दौड़ा जा रहा, तो उसकी बराबरी तो कभी फिर भविष्य में होगी ही नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा में यूजीसी द्वारा जो 25/8/2006 को जारी नीति की पालना के क्रम में विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण हेतु विषय के स्थान पर, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया है, माननीय मंत्री महोदय, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा उपाय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसी तरह से उसको सब्जेक्ट के बजाय विश्वविद्यालय को एक इकाई मान करके यदि आप इसमें भर्ती करेंगे, रिक्तियां निकालेंगे, तो अनुसूचित जाति के लोगों को भी हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण संविधान ने दिया, लेकिन इसके बावजूद भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के न्यायालय में चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है, और न्यायालय में जाकर के उन चीजों को अटका देते हैं, मेरा निवेदन है आरक्षण को न्यायिक व्यवस्था से दूर रखा जाए, ये प्रोविजन आपको करना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार जो है अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है। और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि न्याय व्यवस्था में आप कभी सर्वे कराइए, आपको बहुत आश्चर्यचकित आंकड़े प्राप्त होंगे। न्यायिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लोग 0 हैं, और ऐसे इस कारण से जब अनुसूचित जाति के लोगों का कोई मैटर वहां जाता है, तो वो जो सोच है ना, मानसिकता है, वो उस दृष्टि से नहीं सोचते हैं, और इस दृष्टि से नहीं सोचते तो अनुसूचित जाति के खिलाफ कई बार ये मैं तो क्या कहूँ, वो आप जितने फैसले, जितने निर्णय हैं वो उठा करके देख लें, उनमें क्या हुआ है। अल्टीमेटली अनुसूचित जाति के लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन